नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरा साथ देंगी रूबिका लियाकत। पहली खबर का रुख करते हैं। पीएम मोदी ने आज 2016 की आखिरी मन की बात में विरोधियों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने नोटबंदी के फैसले को कालेधन के खिलाफ जंग बताया और विरोधियों पर बड़ा वार किया। कितनी सारी अफवाहें फैलाई गई। भ्रष्टाचार और काले धन जैसी लड़ाई को भी सांप्रदायिकता के रंग से रंगने का भी कितना प्रयास किया गया। किसी ने अफवाह फैलाई, नोट पर लिखे स्पेलिंग गलत है। किसी ने कह दिया नमक का दाम बढ़ गया है। किसी ने अफवाह चला दी 2000 के नोट भी जाने वाली है, 500 और 100 के भी जाने वाली है, ये भी फिर से जाने वाला है। लेकिन मैंने देखा भांति भांति अफवाहों के बावजूद भी देशवासियों के मन को कोई डुला नहीं सका है। पीएम मोदी ने परेशानियों के बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में जनता के सहयोग पर आभार जताया। काले धन पर लगाम लगाने का यह कदम प्रशंसा के योग्य है। हम नागरिकों को परेशानी हो रही है, लेकिन हम सब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम जो सहयोग दे रहे हैं उससे हम खुश हैं। हम भ्रष्टाचार, काला धन इत्यादि के खिलाफ मिलिट्री फोर्सेस की तरह लड़ रहे हैं। गुरु मणिकेवल जी ने जो बात लिखी है, देश के हर कोने में से यही भावना उजागर हो रही है। हम सब इसको अनुभव कर रहे हैं। पीएम ने साफ किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की शुरुआत हो चुकी है और अब थकने और रुकने का सवाल नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूर्ण विराम नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। ये जंग जीतना है और थकने का तो सवाल ही कहां उठता है, रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जिस बात पर 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद हो, उसमें तो पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। पीएम मोदी ने नोटबंदी के फैसले के बाद जनता की सुविधा के लिए बार बार नियम बदले जाने की दलील दी। पीएम मोदी ने जनता की ओर से रिस्क के बावजूद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खुफिया जानकारी मिलने की भी बात कही। पीएम मोदी ने साफ किया कि भ्रष्टाचारी अगर नए रास्ते तलाशेंगे तो सरकार उसका भी तोड़ निकालेगी। पीएम मोदी ने बेनामी संपत्ति के कानून को धारदार बनाने का दावा किया और साफ किया कि आने वाले दिनों में वो कानून भी अपना काम करेगा। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया था और मुस्लिम इलाकों के एटीएम में नए नोट नहीं पहुंचाए जाने का दावा किया था। बीजेपी ने पीएम की मन की बात का स्वागत किया तो विपक्ष ने सांप्रदायिक रंग देने वाली बात पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल को सराहा। भ्रष्टाचार जिस रूप में होता है वो हम देखते हैं कि वो नकदी के से ही होता है, बढ़ती नकदी, और ये जो ब्लैक मनी है उसी के कारण से सब चीजें चलती हैं। और कैशलेस सोसाइटी के माध्यम से जब चीजें चलेंगी तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर बहुत बड़ी रोक लगेगी और लोगों को बहुत राहत मिलेगी। डिमोनेटाइजेशन के सिलसिले में हमें जो आदेश दिया गया था उसी हिसाब से असम की जनता के साथ हम लोगों ने उसका सही पालन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें साहस दिया, हौसला दिया। ये बहुत सारी दिक्कतों को सहने के बावजूद भी जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस पूरे मुहिम को, नोटबंदी के इस मुहिम का साथ दिया है। जेडीयू ने नोटबंदी के फैसले को लेकर विपक्ष पर तोहमत लगाने को गलत बताया। कांग्रेस ने भी नोटबंदी को एकमात्र विकल्प मानने से इनकार किया। आरजेडी ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को लेकर पीएम पर ग्रामीण इलाकों की स्थिति नहीं समझने का आरोप लगाया। कैशलेस इकोनॉमी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री से मतभेद है। जो गांव के अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, वो इस कैशलेस इकोनॉमी को अफोर्ड नहीं कर सकते। जो भी उद्देश्य सरकार ने अपने सामने रखे थे वो आप देखिएगा कि पूरी तरह से निरस्त पाए जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने ये नोट बदली का कार्यक्रम किया है, इससे लोगों का रुपए में विश्वास उठ जाएगा। गांव की क्या अवस्था है, वहाँ की इकोनॉमी किस प्रकार चलती है, अब कहां से आपको कौन दर्शन दे रहा है। मुझे संभवतः यह स्पष्ट होता जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी को जमीनी हकीकत की जानकारी बिल्कुल नहीं है।
पीएम मोदी ने आज रेडियो पर 27वीं बार मन की बात कार्यक्रम किया। पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद देश में कैशलेस कारोबार में 200 से 300% के इजाफे का दावा किया। पीएम मोदी ने दावा किया कि डिजिटल पेमेंट के जरिए खाद की बिक्री भी 27% बढ़ी है। पीएम मोदी ने दावा किया कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। पीएम मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामे पर भी निराशा जताई है, लेकिन दिव्यांगों के लिए बिल पास करने में विपक्ष के सहयोग की तारीफ की। नोटबंदी के फैसले के बाद कैश की किल्लत झेल रहे लोगों को आज सरकार क्रिसमस गिफ्ट दे रही है। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लकी ग्राहक और डिजिधन व्यापार योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत कैशलेस ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करने वालों पर रोजाना इनामों की बारिश होगी। ये इनाम के हकदार आप तब बनेंगे जब आप मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, रुपे कार्ड, यूपीआई, यूएसएसडी, ये जितने डिजिटल भुगतान के तरीके हैं उनका उपयोग करोगे, उसी के आधार पर ड्रॉ निकलेगा। इसके साथ साथ जो व्यापारी डिजिटल लेन देन करेंगे, अपने कारोबार में नगद के बजाय ऑनलाइन पेमेंट की पद्धति विकसित करेंगे, ऐसे व्यापारियों को इनकम टैक्स में छूट दे दी गई है। दोनों योजनाओं में पुरस्कार जीतने के लिए यूपीआई, यूएसएसडी आधार नंबर से जुड़े पेमेंट सिस्टम और रुपए कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन करना होगा। लकी ग्राहक योजना के तहत रोजाना 15,000 लोगों को 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा। लकी ग्राहक योजना में वीकली ड्रॉ भी निकलेगा। इसमें 7 लोगों को 1-1 लाख का इनाम दिया जाएगा। लकी ग्राहक योजना के बम्पर ड्रॉ में एक लकी विजेता को 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। डिजिधन व्यापार योजना के तहत कारोबारियों के लिए वीकली ड्रॉ में 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। मेगा ड्रॉ में कारोबारियों के लिए 5, 25 और 50 लाख रुपए के इनाम रखे गए हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर लकी ग्राहक और डिजिधन व्यापार योजना का बम्पर ड्रॉ निकाला जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। अन्ना हजारे ने चंदा देने वाले लोगों का ब्यौरा वेबसाइट से हटाने को लेकर सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में अन्ना ने कहा कि इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों में कोई अंतर नहीं रह गया है। आपने वादा किया था कि आप हर चंदे का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रखेंगे। मुझे जानकारी मिली है कि आपकी वेबसाइट से चंदा लेने वालों का ब्यौरा हटा दिया गया है। इससे आपकी कथनी और करनी में फर्क का पता चलता है। मुझे दुख है कि आप अपने वादे पर खरे नहीं उतर रहे। अन्ना हजारे ही नहीं, केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन करने वाले लोगों ने भी अब केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका में काम कर रहे डॉक्टर मुनीश रायजादा ने शनिवार को राजघाट पर आपके खिलाफ चंदा बंद सत्याग्रह की शुरुआत की है। हमारी पार्टी की वेबसाइट से दानदाताओं की लिस्ट या डोनर्स की लिस्ट गायब है, उड़ा दी गई है। उसके लिए जब पार्टी से पूछा जाता है, आज भी आप उस पेज को देखेंगे तो उस पर लिखा है पेज अंडर कंस्ट्रक्शन कमिंग सून। अन्ना हजारे ने 23 दिसंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में अन्ना ने एक कार्यकर्ता के हवाले से जून महीने से ही चंदे का ब्यौरा पार्टी की वेबसाइट से हटाने की जानकारी मिलने की बात लिखी है। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर फिलहाल चंदा देने वालों की लिस्ट मौजूद नहीं है। एनआरआई डॉक्टर मनीष रायजादा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन भी चलाए जाने का ऐलान किया है, जिसके तहत लोगों से आम आदमी पार्टी को चंदा न देने की अपील की जाएगी। आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। अटल जी आज 92 साल के हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को घर जाकर जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी थे। अटल जी के जन्मदिन पर मोदी ने पुराना वीडियो भी शेयर किया, जिसमें अटल जी उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। मोदी ने वीडियो के साथ ट्वीट में लिखा, अटल जी में कितनी सादगी थी और उनमें अपने कार्यकर्ताओं के लिए कितना प्रेम था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में भी अटल जी की लंबी उम्र की प्रार्थना की। इस मौके पर मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को भी याद किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने भी अटल जी को जन्मदिन की बधाई दी है। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल जी का जन्म हुआ था। राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता से करियर शुरू किया था। वो पहली बार 1957 में यूपी के गोंडा से सांसद बने और 1977 से 1979 तक मोरारजी की सरकार में विदेश मंत्री रहे।
अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री बने। 2015 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। केंद्र सरकार अटल जी के जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मना रही है। ओडिशा से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। घटना ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की है, जहां पैसा नहीं होने की वजह से एक बेटे को अपने पिता का शव कंधे पर लेकर चलना पड़ा। ये घटना 21 दिसंबर की है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। अस्पताल की ओर से एम्बुलेंस देने से मना करने के बाद मजबूर बेटे ने पिता के शव को कंधे पर उठाकर घर का सफर शुरू कर दिया। 1 किलोमीटर तक ये बेटा अपने पिता का शव कंधे पर लेकर अकेला ही चलता रहा, जिसके बाद उसके चाचा भी आ गए। फिर दोनों ने मिलकर शव को कंधे पर उठा लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक व्यक्ति मिला, जिसने अपनी बाइक पर शव को रखकर घर तक पहुंचाया। अस्पताल के मेडिकल अधिकारी ने एक बैठक में शामिल होने का हवाला देकर मामले की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया है। 75 साल के रवि नारायण बारिक की बुधवार को इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया। ऑटो वाले ने शव ले जाने के लिए करीब 3000 रुपए की मांग की। गरीबी से लाचार बेटे ने अपने कंधे पर ही पिता का शव ले जाने का फैसला किया। इसी साल अगस्त में ओडिशा के ही कालाहांडी में अस्पताल की ओर से एम्बुलेंस नहीं मिलने पर दाना मांझी नाम के एक शख्स को अपनी पत्नी का शव कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की सैर के लिए पहुंचे पर्यटकों को मौसम की ओर से क्रिसमस का गिफ्ट मिला है। शिमला में क्रिसमस के मौके पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। शिमला के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट फुकरी में बारिश के साथ हो रही बर्फबारी ने क्रिसमस के जश्न को दोगुना कर दिया। डलहौजी में रात 2 बजे से बर्फबारी शुरू हुई, जिसका सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। हम जानना चाहेंगे किस तरह का एक्सपीरियंस है शिमला में स्नोफॉल। इट इज़ रियली नाइस, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ आके। बहुत सालों बाद आए हैं। मैं 10th में थी जब यहाँ पे क्रिसमस पे आए थे तो स्नोफॉल हुई थी। अब मैं जॉब कर रही हूँ तो दोबारा से क्रिसमस पे स्नोफॉल हो रही है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। वी रियली एंजॉयिंग इट। ये मैं इट्स द फर्स्ट क्रिसमस जब मैंने स्नोफॉल देखी। एक्चुअली मैंने स्नोफॉल ही फर्स्ट टाइम देखी एंड इट्स रियली फन। वी आर हैविंग फन। ऐसा मौसम और ऐसी बर्फबारी पहली बार हमने यहाँ कर देखी है। ऐसा टाइम हमने कभी देखा ही नहीं। काफी पहले से हम यहाँ पे आ रहे हैं, कभी ये नजारा हमने कभी देखा ही नहीं है। बर्फबारी के बाद ऊंचे इलाकों में सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में पारा शून्य के करीब पहुंच गया है और ठिठुरन बढ़ गई है। करीब 3 महीने के सूखे के बाद आज हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश और बर्फबारी की वजह से किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली है। टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों को भी बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। ब्लैक सी में क्रैश हुए रशिया के सैन्य विमान का मलबा मिल गया है। ये विमान सीरिया में रशिया से एयरबेस के लिए जा रहा था। रूस के वायुसेना के विमान Tu-154 ने सोची शहर के एडलर हवाई अड्डे से सुबह 5:20 पर उड़ान भरी थी। 20 मिनट बाद ही सुबह 5:40 पर रडार से गायब हो गया। विमान में रूसी सेना के आधिकारिक बैंड एलेक्जेंड्रोव एंजेम्बल के सदस्य, कुछ सैनिक और पत्रकार सवार थे। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक विमान Tu-154 में 82 यात्री और 10 क्रू मेंबर समेत कुल 92 लोग सवार थे। इस विमान के टुकड़े ब्लैक सी में करीब 1.5 किलोमीटर तक बिखरे पाए गए हैं। विमान में सवार रूसी सेना का बैंड सीरिया में रूस के एयरबेस पर क्रिसमस की पार्टी में शामिल होने जा रहा था। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हादसे की वजह क्या है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ब्लैक सी पर मुड़ते हुए ये विमान क्रैश हुआ। विमान का निर्माण रूसी एरोस्पेस और रक्षा मंत्रालय की कंपनी टुपोलेव ने किया है। ये रूस के सबसे तेज विमानों में से एक है, जो पहाड़ी इलाकों में खास तौर से इस्तेमाल होता है।